मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल की पाठशाला में हमने काल चक्र को समझा था, भरत क्षेत्र के 6 खंडों को समझा था, कहाँ कैसी व्यवस्था रहती है, देवकुरु उत्तर कुरु जघन्य और मध्यम भोग भूमियाँ कहाँ होती हैं, ये कल समझ लिया था। आज अब हमें ये समझना था कि विदेह क्षेत्र में कैसे जीव होते हैं, वहाँ काल चक्र है या नहीं। आइए देखते हैं। विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु विदेह क्षेत्रों में संख्येय कालाः संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। फिर देखें, विदेहेषु विदेह क्षेत्रों में संख्येय संख्यात वर्ष की कालाः आयु व वर्ष आयु वाले जीव होते हैं। प्रश्न उठता है, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के कितने हिस्से में है। आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, भरतस्य विस्कम्भो भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% जम्बूद्वीपस्य 90% बोलिए, भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% देखें जरा, भरतस्य भरत क्षेत्र का, विस्कम्भो विस्तार, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप का, 90 माने 90, शत माने 100, भाग माने हिस्सा है। क्या हुआ, भरतस्य विस्कम्भो भरत क्षेत्र का विस्कम्भ माने विस्तार माने चौड़ाई, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप का, 90 माने 90, शत माने 100, 190वां भाग है। अर्थात जम्बूद्वीप का कुल विस्तार 1 लाख हुआ। उस 1 लाख में अगर हम 190 का भाग लगाएं तो कितना आएगा, 526 से 6/19। भरत क्षेत्र के विस्तार को आचार्य ने 2 प्रकार से दिया। पहले सूत्र में दिया था भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से 6/19 योजन, और यहाँ उन्होंने दिया कि भरत क्षेत्र का इतना विस्तार तो है, जम्बूद्वीप का कौन सा भाग है, 190वां भाग। ये कैसे निकाला जाए, ये ऐसे निकालें कि जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन, 1 लाख में हमने 190 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 526 से 6/19 योजन। इस तरह भरत क्षेत्र की चौड़ाई जम्बूद्वीप का 190वां भाग सिद्ध हो जाती है। आप कैलकुलेशन करके ज़रा मेहनत करके देखना, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक बैठ जाएगा ना, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। जम्बूद्वीप की चर्चा हो गई। अब ये बताएं, धातकी खंड और पुष्करार्ध में कैसी रचना है। आचार्य सूत्र लिखते हैं, द्विर्धातकी खंडे, द्विर्धातकी खंडे, बोलिए, द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड द्वीप में
दूनी दूनी रचना है। विस्तार की बात नहीं हो रही है, यह कह रहे हैं दूनी दूनी रचना है। अर्थात जम्बूद्वीप में एक मेरु है तो धातकी खंड में 2 मेरु हैं। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं तो धातकी खंड में 14 क्षेत्र हैं। ये जम्बूद्वीप है, इसके चारों ओर ये लवण समुद्र है, इसके चारों ओर ये जो द्वीप है ये इसे कहते हैं धातकी खंड द्वीप। ये कितना बड़ा है? पूरा गोलाकार है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा धातकी खंड द्वीप है। इसके बाद में आता है ये कालोदधि समुद्र। सूत्र क्या है? द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड में दूनी दूनी रचना है। दूनी दूनी रचना से क्या तात्पर्य लेना? ये पूरा जो धातकी खंड द्वीप है, इस धातकी खंड में एक ये ईश्वाकार पर्वत है, एक ये ईश्वाकार पर्वत है, 2 ईश्वाकार पर्वत हैं सीधे। ईशु कहते हैं बाण, जो बाण के आकार के पर्वत हों। इन दोनों ईश्वाकार पर्वतों ने क्या किया? धातकी खंड के 2 हिस्से कर दिए। ये पूर्व धातकी खंड, ये पश्चिम धातकी खंड, 2 धातकी खंड हो गए। अब एक एक धातकी खंड में जितनी रचना जम्बूद्वीप में है उतनी रचना होने से, 2 धातकी खंड होने से सारी रचना दूनी दूनी हो जाती है। अब जरा इसको और समझ लेते हैं। अब ये है पूर्व धातकी खंड। इसमें क्या है? देखिए, इसमें ये भरत क्षेत्र है, ये विजयार्थ और ये हिम्बन पर्वत, और ये है फिर महाहिम्बन पर्वत, और ये निषद पर्वत, और ये दूसरा मेरु। ये नदियां भी सब इसमें दी हैं। इसी तरह से ये इसमें यहाँ से यहाँ तक 7 क्षेत्र इस हिस्से में हैं और 6 पर्वत हैं, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ये इधर भरत क्षेत्र कहाँ आया? ये भरत क्षेत्र, ये हो गया ऐरावत क्षेत्र। ये किसका हुआ? पूर्व धातकी खंड का। अब आए पश्चिम धातकी खंड में। पश्चिम धातकी खंड में भी इसमें ये भरत क्षेत्र, ये हिम्बन, महाहिम्बन, ये निषद, नील और रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत इधर भी हो गए। जितनी रचना, जितने क्षेत्र, पर्वत, तालाब, नदी जम्बूद्वीप में है, उतनी पूर्व धातकी खंड में है, उतनी ही पश्चिम धातकी खंड में भी है। अब देखिए, ये पूर्व धातकी खंड में एक गंगा और एक सिंधु, और पश्चिम धातकी खंड में एक गंगा एक सिंधु। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूर्व धातकी खंड में 14 नदियां हैं और पश्चिम धातकी खंड में भी 14 नदियां हैं। इधर एक मेरु था, इधर भी एक मेरु है, सुदर्शन, विजय और ये अचल मेरु। इस तरह सूत्र में दिया है द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड में जम्बूद्वीप से दुगनी दुगनी रचना है। तो यहाँ सब रचना दुगनी हो गई। क्षेत्र दुगने, पर्वत दुगने, तालाब दुगने, नदी सब दुगने दुगने हैं। ये सूत्रकार का कहना है। धातकी खंड में कैसी रचना है हमें ज्ञात हुई। अच्छा, अब आगे पुष्करार्ध में कैसी रचना है जरा इसे बताइए। तो आचार्य अगला सूत्र दे रहे हैं, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, अर्थात आधे पुष्कर द्वीप में भी च माने इसी प्रकार जम्बूद्वीप से दुगनी दुगनी रचना है।
सूत्र समझ लें, क्षेत्रों के विस्तार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ संख्या की बात हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे भरत क्षेत्र से और उन भरत क्षेत्रों का विस्तार दुगना है, नहीं, वो चर्चा नहीं है यहाँ। विस्तार तो बहुत बड़ा है, यहाँ चर्चा है संख्या दुगनी दुगनी है। पुष्करार्धे च, आधे पुष्कर द्वीप में भी च, माने इसी प्रकार जम्बू द्वीप से दुगने दुगने क्षेत्र, पर्वत, तालाब, नदी हैं। किस प्रकार हैं ये हम नक्शे में देखते हैं। पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, ये जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधि समुद्र और ये पुष्करवर द्वीप। ये पुष्करवर द्वीप कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से और यहाँ तक है। इस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच में एक पड़ा है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत ने क्या किया? इसने पुष्करवर द्वीप के दो हिस्से कर दिए। इसके अंदर का जो आधा हिस्सा है, मनुष्य यहीं पाए जाते हैं। ये द्वीप समुद्र केवल यहीं तक है, अंदर के आधे हिस्से में। तो इसे हम क्या कहेंगे? पुष्करार्ध। आधा पुष्कर हुआ ना, इसलिए हमने कहा पुष्करार्ध। ये पुष्करार्ध कहलाता है। तो अब प्रश्न हुआ पुष्करार्धे च, इस आधे पुष्कर में कैसी रचना है? तो आचार्य कह रहे हैं जैसी रचना धातकी खंड में थी, ठीक वैसी रचना पुष्करार्ध में है। धातकी खंड में जम्बू द्वीप से दुगने क्षेत्र, दुगने पर्वत, दुगनी नदियां, दुगने मेरु थे। पुष्करार्ध में भी दुगने मेरु, दुगने क्षेत्र, दुगने पर्वत, दुगने नदियां हैं। इनमें किस प्रकार है, जरा इसको भी समझ लें। ये जो पुष्करार्ध है पूरा, ये पुष्करार्ध पूरा, इस पुष्करार्ध में भी एक ईश्वाकार पर्वत ये नीचे है, एक ईश्वाकार पर्वत ये ऊपर है। ये ईश्वाकार धातकी खंड का है, ये ईश्वाकार पुष्करार्ध का है। इसके करने से, इसके होने से पुष्करार्ध के दो हिस्से हो गए। ये पूर्व का पुष्करार्ध और ये पश्चिम का पुष्करार्ध, दो हिस्से हो गए। इसमें जैसी धातकी खंड में रचना थी, वैसी ही रचना इसमें जम्बू द्वीप से डबल डबल है। जैसे जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र था, धातकी खंड में दो भरत क्षेत्र थे, इसमें भी दो भरत क्षेत्र हैं। जैसी रचना धातकी खंड में थी, वैसी डबल डबल रचना संख्या में पुष्करार्ध में है। यहाँ विजय मेरु और अचल मेरु था, लेकिन इसमें मंदर मेरु और ये विद्युन्माली मेरु है। मेरु भी उसमें दो हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं पंच मेरु। एक, दो, तीन, एक मेरु जम्बू द्वीप का, दो धातकी खंड के और दो मेरु पुष्करार्ध के, 5 मेरु हो गए। हम बोलते भी है ना, द्वीप अढ़ाई मेरुपन। अढ़ाई द्वीप में 5 मेरु हैं। तो ये 5 मेरु अढ़ाई द्वीप में, आधा द्वीप लिया पुष्करार्ध, ये पूरा और ये आधा, मानुषोत्तर के कारण। सूत्र का अर्थ क्या बना? पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध द्वीप में भी, च माने जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी रचना है, अथवा धातकी खंड की तरह रचना है। ये इस नक्शे से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये चर्चा हुई धातकी खंड और पुष्करार्ध की। प्रश्न है मनुष्य लोक कितना बड़ा है? तो अगला सूत्र है प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः
प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः। प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः। प्रांग माने पहले, मानुषोत्तरात् मानुषोत्तर पर्वत से पहले मनुष्याः मनुष्य होते हैं। जितने मनुष्य होते हैं वे मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर हैं, मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं होते। सूत्र दिया प्रांग मानसोत्तरान् मनुष्याः, अर्थात मानसोत्तर पर्वत से प्रांग माने पहले पहले मनुष्याः मनुष्य होते हैं। जरा नक्शे में इसको 1 मिनट देख लेते हैं। ये जो मानसोत्तर पर्वत है पुष्करार्ध के बाहर वाला, बस मनुष्य यहीं तक रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाते, इसके बाहर होते ही नहीं। ये मानसोत्तर पर्वत है, इसका नाम मानसोत्तर क्यों रखा गया? क्योंकि यहीं तक मनुष्य पाए जाते हैं, इसके बाहर नहीं। तो इस मानसोत्तर के बाहर मनुष्य नहीं होते। सवाल ये है तो ये मनुष्य लोक कितना बड़ा हुआ? जरा इसको हम गिन लेते हैं ध्यान से। ये 1 लाख योजन का था, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 1 लाख योजन था, लवण समुद्र 2 लाख योजन था, ये धातकी खंड 4 लाख योजन था, ये कालोददी 8 लाख योजन था, और ये पुष्करवर द्वीप जो 16 लाख योजन था। 16 लाख में बीच में मानसोत्तर होने से ये भी 8 लाख योजन बचा। अब देखते हैं ये पूरा मनुष्य लोक हुआ, इस मनुष्य लोक का विस्तार कितना हुआ कुल टोटल। देखिए जरा, ये 8 लाख 8 और 8 16 और 4 20 22 और 1 23, 2 25, 4 29, 8 37 और 8 45 लाख योजन इसका विस्तार हो गया। मतलब मध्यलोक में 45 लाख योजन गोल क्षेत्र मनुष्य लोक है, मनुष्य केवल इसी में पाए जाते हैं। इसीलिए सिद्धशिला भी 45 लाख योजन गोल है, क्योंकि जो मनुष्य जहाँ होंगे वही तो मोक्ष जाएंगे। इसीलिए सिद्धशिला और इसीलिए सिद्धालय, उसका भी जो विस्तार है वो 45 लाख योजन है। प्रश्न आता है मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य लिख रहे हैं आर्याम्लेच्छाश्च आर्याम्लेच्छाश्च आर्याम्लेच्छाश्च। आर्याम्लेच्छाश्च। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्य कौन होते हैं? जो धार्मिक संस्कार वाले होते हैं, गुणवान होते हैं, उन्हें कहते हैं आर्य। जो धर्म शून्य होते हैं, धार्मिक संस्कार से रहित होते हैं, उन्हें कहते हैं म्लेच्छ। मनुष्य 2 प्रकार के, आर्य और म्लेच्छ। धार्मिक संस्कारों से सुशोभित आर्य होते हैं और धार्मिक संस्कारों से रहित जो निर्गुण जीवों के साथ संबंध रखते हैं वे होते हैं म्लेच्छ। इस प्रकार मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आता है कर्म भूमियां कौन कौन सी हैं? उसके लिए आचार्य महाराज ने अगला सूत्र लिखा है, भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः। भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्यो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः। फिर बोलिए, भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्यो न्यत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः। सूत्र का अर्थ देखें, बड़ा सरल है। भरत, ऐरावत और विदेह। भरतैरावत विदेहा, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। कर्म भूमियः, ये कर्म भूमियां हैं।
तो क्या सारा विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है? नहीं, अन्यत्र शिवाय या छोड़कर देवकुरु और उत्तर कुरु को। सूत्रकार से देखें, एक एक शब्द बड़ा स्पष्ट है। भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियां हैं। अन्यत्र माने सिवाय, एक्सेप्ट देवकुरु और उत्तर कुरु के। हमने आपको पहले ही समझाया था कि विदेह क्षेत्र का जो बीच वाला भाग है उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु तो भोग भूमि है, शेष भाग सारा कर्म भूमि है। कर्म भूमि कौन सी रही? भरत, ऐरावत और विदेह। लेकिन विदेह में से देवकुरु उत्तर कुरु हटा दो। आइए जरा नक्शा देखते हैं। 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र कर्म भूमि है। ये तो जघन्य भोग भूमि रही, ये मध्यम भोग भूमि रही, ये उत्तम भोग भूमि रही। ये उत्तम भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, ये जघन्य भोग भूमि। ये ऐरावत क्षेत्र, ये भी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि कौन कौन सी? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। अब आया ये बीच वाला, ये पूरा विदेह क्षेत्र है। ये क्या है? ये कर्म भूमि है। लेकिन इसमें से ये 2 भोग भूमि वाला हिस्सा हटा दीजिए। इसलिए सूत्र बनाया आचार्य ने, अन्यत्र माने सिवाय देवकुरु उत्तर कुरु के। देवकुरुत्तर कुरुभ्य। सूत्र क्या है? भरत, ऐरावत और विदेहा कर्म भूमियां, ये 3 कर्म भूमियां हैं। लेकिन विदेह के इस इलाके को हटा दीजिए। अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तम भोग भूमि है। प्रश्न है, मनुष्यों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु क्या है? आचार्य का सूत्र है अगला, निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। बोलिए, निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। इस सूत्र का अर्थ जरा बोर्ड पे देखते हैं। नृ माने मनुष्यों की, स्थिति माने आयु, इसको हम तोड़ें। परा अवरे, परा माने उत्कृष्ट, अवरे माने जघन्य। क्या हुआ? नृ माने नर, मनुष्यों की आयु, परा माने उत्कृष्ट, अवरे माने जघन्य। कितनी है? त्रिपल्योपम, 3 पल्य, और अंतर मुहूर्ते, अंतर मुहूर्त। क्या अर्थ निकला? मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है। की उत्कृष्ट और जघन्य आयु हुई। त्रिंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी है? ये अगले सूत्र में देखते हैं। तिर्यग योनिजानां च। तिर्यग योनिजानां च। बोलिए, तिर्यग योनिजानां च। तिर्यग योनिजानाम अर्थात त्रिंच योनि वालों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु च, इतनी ही समझना। तिर्यग योनिजानाम, त्रिंच योनि वालों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु च, डिटो अर्थात इतनी ही है। अर्थात त्रिंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य उत्तम भोग भूमि वालों की, और समूर्छन जीवों की आयु अंतर मुहूर्त होती है। इस प्रकार तीसरा अध्याय आज पूरा होता है। तीसरे अध्याय में आज भी हमने बहुत सी नई बातें ली, नई बातें सीखी हैं। समय आपका पूरा हो गया है, इसलिए क्षमा मांगते हैं। जय जिनेन्द्र।